हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईज फाउंडेशन। वी विल डिस्कस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी फ्रॉम द पॉलिटी पर्सपेक्टिव। उसके सारे डायमेंशंस वगैरह हम लोग देखेंगे। इशू क्या है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसके सारे डायमेंशंस वगैरह को आराम से देखेंगे। देखो, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है किसके ऊपर, जो हमारे तमिलनाडु के ऑनरेबल गवर्नर हैं। उन्होंने क्या किया है, मैं वापस से ओल्ड स्कूल पे आ जाता हूँ। हुआ क्या है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उन्होंने सर्टेन बिल्स को रोक लिया था। बिल्स क्या होती हैं मैं वो भी बताऊंगा, बट पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। इस बिल को रोक लिया था और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो चीफ मिनिस्टर है और उनकी जो टीम है वो पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के इस एक्शन को लेके एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। ये जजमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपको आधार का जजमेंट बताया जाता है, जितना आपको राइट टू मैरिज से रिलेटेड जो केसेस हैं उसके बारे में बताया जाता है, राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड जो केसेस हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो इंडिया के हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो चुका है, राइट। खैर, अब मैं आपको पहले नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये पूरी कहानी समझा दूंगा। आपको दो तीन बातें पता होंगी कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं। एक ऑर्गन हमारे पास लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशियरी है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये जो हमारी लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेचर काम करती है एज अ लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। लॉ को फॉर्मुलेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डोमेन है, जो फंक्शन है, वो फंक्शन लेजिस्लेचर का है। अब लेजिस्लेचर क्या हो सकता है? लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है ये सेंट्रल लेजिस्लेचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, उनका जो ऑर्गन है वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? एज अ इंस्टीट्यूशंस ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं अपन देखेंगे। जुडिशरी क्या होती है? सर, जुडिशरी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं और फिर आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, लोअर कोर्ट्स वगैरह। एम आई राइट? तो ये हमारी जुडिशरी है। अब एग्जीक्यूटिव क्या है? सर, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लेजिस्लेचर ने जो ये लॉज बनाए हैं, इन लॉज का डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन है। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ठीक है, लेजिस्लेचर लॉ बना रही है, जुडिशियरी लॉ को वैलिडेट करेगी, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी। जुडिशियरी क्या करेगी? ये वैलिडेट करेगी। जुडिशियरी क्या वैलिडेट करेगी? जुडिशियरी वैलिडेट करेगी लेजिस्लेचर के एक्शंस को और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाने के प्रोसेस में क्या किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन को तो अडॉप्ट नहीं कर लिया था। ये फंक्शन है दिखना किसका? ये फंक्शन है किसका? जुडिशियरी का। एग्जीक्यूटिव का लॉ इम्प्लीमेंटेशन के केस में क्या जुडिशियरी ने कोई आई रिपीट, लॉ इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में क्या एग्जीक्यूटिव ने किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर लिया था। ये वैलिडेट करने का काम किसका है? ये वैलिडेट करने का काम है हमारी जुडिशियरी का। अब जुडिशियरी जब बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है, प्रो एक्टिव रोल प्ले करती है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब आपकी जुडिशरी बहुत एक्टिव काम कर रही है तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? जुडिशियल एक्टिविज्म बोल देते हैं। तो मैंने आपको ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट समझाया, फंक्शन समझाए सारे ऑर्गन्स के, फिर मैंने आपको बताया जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ पावर बता देता हूं। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रीन है वो ये कहता है, दिया मॉन्टेस्क्यू ने था, दैट इज नॉट बहुत इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो ये कहता है कि अगर लेजिस्लेचर है तो इस लेजिस्लेचर के फंक्शन में
बाकी के कोई भी ऑर्गन इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगा, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग में लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं करेगा, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगा। जुडिशरी के फंक्शन में लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगा। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। किसने दिया था? फ्रेंच का फिलोसोफर था मॉन्टेस्क्यू, उसने इसको पॉपुलराइज किया था। एम आई राइट? तो मैंने आपको क्या क्या समझाया? मैंने आपको समझाया ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने आपको क्या समझाया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में मैंने आपको चीजें समझाई। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो सबसेट होती है किसकी? लेजिस्लेचर की। मतलब जो ये एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, ये बात समझ लो। अब इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डुअल हेड्स का कॉन्सेप्ट। एक हमारे पास प्रेसिडेंट है जो नॉमिनल हेड है, और एक हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ उनकी पूरी की पूरी टीम है, जिसको प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली जो टीम है वो है उनके पास। सिमिलरली अगर आप स्टेट के लेवल पे देखोगे तो स्टेट के लेवल पे हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें गवर्नर देखने को मिलेंगे एज द नॉमिनल हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, और सीएम देखने को मिलेंगे, प्लस उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके साथ है जो एक्चुअल पावर होल्ड करती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ये माना जाता है कि जो ये हमारे नॉमिनल हेड्स हैं, नॉमिनल हेड्स का मतलब नाम के जो हेड्स हैं, जो केवल सिरेमोनियल्स हैं, जो केवल टाइटुलर हैं, उनके लिए फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये जो हेड्स हैं ये केवल नाम के हैं, इनके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है। ये काम किसके बेसिस पे कार्य करते हैं? दे जनरली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सेंटर के लेवल पे, और चीफ मिनिस्टर और जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट के लेवल पे, उनके एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे तो मोर और लेस चीज़ें क्लैरिटी में रहती हैं। कई स्टेट्स में आपको देखने को ये मिलता है कि जब सेंटर में जो पार्टी है और जो स्टेट में पार्टी है, अगर पार्टी में सिमिलैरिटीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सेंटर में अगर एक्स पार्टी है, नाम नहीं लेना, स्टेट में अगर वाई जेड ए पार्टी है, उस केस में कई बार देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कई बार आमने सामने आ जाती है। अब आमने सामने आने का मतलब डायरेक्ट लड़ना तो है नहीं, तो उस केस में जो लिंक है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो लिंक है हमारा गवर्नर के रोल का, ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस रोल के चलते बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आप 2-3 एग्जाम्पल दे दो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज्यादा धज्जिया उड़ाया गया है, तो उसमें ये फंक्शन आता है। गवर्नर के कई बार जो फंक्शंस हैं ऐसा लगता है कि इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने नहीं बनाया था। तो खैर पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। तो सेम केस हो रहा था तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कॉन्फ्लिक्ट में चली जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो कई बार जो वहाँ पे गवर्नर हैं, इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु के लेजिस्लेचर ने जो बिल पास किया था उन बिल्स को रोक लिया, खुद तक रोक लिया, ठीक है, उसको होल्ड कर लिया अपने पास। अब जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो एक बार जान लो। लॉ मेकिंग प्रोसेस ये है कि सर आपको लॉ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसी भी हाउस में। फर्स्ट हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर लो, अगर ये फर्स्ट हाउस से पास हो गया तो सर ये सेकेंड हाउस में चला जाएगा। कई स्टेट के पास सेकेंड हाउस होता ही नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ये जाता है गवर्नर के पास। अब ये गवर्नर के ऊपर है, गवर्नर ने अगर इसको साइन कर दिया तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गवर्नर ने इसको विथहोल्ड कर दिया, मना कर दिया, तो ठीक है भाई। अगर गवर्नर ने इसको रिटर्न कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिडरेशन, तो वापस से इस पे वोटिंग होगी। चौथा एक और ऑप्शन होता है गवर्नर के पास कि वो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बिल, जैसे हाई कोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी सेंट्रल लॉज के साथ हो गया, उस केस में गवर्नर क्या कर सकते हैं कि इस बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए उसको रिजर्व किया जा सकता है, ये गवर्नर का रोल है। ये पूरा लॉ मेकिंग का प्रोसेस है। प्रॉब्लम ये है कि ना तो गवर्नर के पास और ना ही प्रेसिडेंट के पास टाइम लिमिट है, मतलब टाइम लिमिट था ही नहीं। तो कई बार ऐसा क्या होता था कि जो गवर्नर होते थे वो महीनों तक इंपॉर्टेंट बिल्स को अपने ऑफिस में रख लेते थे, कोई डिसीजन हो नहीं पाता था। अब अगर कोई स्टेट रूल ऑफ लॉ से चलती है और लॉ ही पास नहीं हो पा रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंट्री का लीगल फैब्रिक कैसा हो जाएगा, राइट। इसी को लेके, इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट चली जाती है अपने खुद के गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, और ये बोलती है कि हमारे बिल्स को ये पास नहीं कर रहे हैं, प्लीज इसको देखो। तो इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से लैंडमार्क जजमेंट वगैरह पास किया है, और उन सारे जजमेंट को हम लोग देख लेते हैं, जजमेंट देख लेते हैं। ये पहला लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग गवर्नर के वीटो पावर, सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच की जो रिलेशंस है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो जजमेंट आया है एक बार उसको देख लेते हैं। अब जजमेंट क्या आया है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है, तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो गवर्नर के जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया था कि हम इस बिल को कुछ करेंगे ही नहीं, उसको क्या मान दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया है। और 10 जो इंपॉर्टेंट बिल्स थे जिसको रोक के रखा गया था अपने ऑफिस में इतने लंबे टाइम तक, वो पूरा का पूरा एक्ट क्या था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और हुआ ये कि उन्होंने प्रेसिडेंट का जो ओपिनियन था उसके लिए बिल को तब भेजा जब स्टेट असेंबली ने बिल को पास कर दिया। यहीं पे सारा का सारा लीगैलिटी इश्यूज आ गई, ठीक है। तो कोर्ट ने ये बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, अब हम आपको एक टाइमलाइन देंगे, उस टाइमलाइन के अंदर आपको डिसाइड करना होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपके पास 3 महीने का डेडलाइन है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि वो डिसाइड करके दें कि अगर कोई बिल गवर्नर ने भेजा है आपके रिकंसिडरेशन के लिए तो आप एक टाइम बाउंड मैनर में उसको दीजिए, वापस लौटाइए। वरना देखो मैं आऊँगा, बहुत सारी चीज़ों पे आऊँगा, इस पर 1 घंटे बात की जा सकती है, ठीक है, बट विल ट्राई टू स्टिक टू द एग्जाम का जो पर्सपेक्टिव है वहीं पे। तो आर्टिकल 200 क्या बोलता है कि जो बिल है उसको रिजर्व करेगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। कब, यहां पे वर्ड है ओनली व्हेन इट इज फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, नॉट आफ्टर इट इज पास्ड अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ रिकंसिडरेशन। एक बार अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए चला गया तो गवर्नर को साइन करना पड़ेगा। पहली बार अगर गवर्नर के पास आता है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं, ये काम इन्होंने नहीं किया। कोर्ट आगे और ये बोलती है कि अगर गवर्नर का एक्शन ही इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस इनवैलिड एक्शन के ऊपर अगर प्रेसिडेंट एक्शन लेते हैं तो वो भी इनवैलिड ही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है। आई रिपीट, अगर गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट करके प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेजा है, इन दैट पर्टिकुलर केस द एक्शन दैट इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट इज आल्सो इनवैलिड। एम आई राइट? तो ये यहां पे चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं एक बार चीजों को समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुन लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तमिलनाडु के गवर्नर ने 10 इंपॉर्टेंट बिल को रोक के रखा था। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उसको वापस से पास जब किया तो उन्होंने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस अटक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इतने लंबे समय तक जो तमिलनाडु के गवर्नर ने बिल को रोका है ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर उनके रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट कोई रिकमेंडेशन लेता है या डिसीजन लेते हैं तो वो एक्शन भी कैसा है, इनवैलिड होगा। ठीक है, अब आगे आप देखना, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल का यूज किया है जिसको न्यूक्लियर मिसाइल तक से कंपेयर कर दिया गया है, दैट इज आर्टिकल 142। अब सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे फेवरेट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं क्लियरली बोलूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 142। वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस करने का पावर है।
कैसे करेगा ये उनको पता है। तो जब भी कोर्ट को कुछ समझ में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 यूज करती है और बोलती है इट वाज नेसेसरी फॉर सीकिंग कंप्लीट जस्टिस। ये बात आप समझ जाओ। तो अभी तक हमने आर्टिकल 200 देखा, फिर हमने आर्टिकल 142 देखा। अब जो टाइमलाइन दिया गया है वो टाइमलाइन आप देख लो। टाइमलाइन ये है, 1 मंथ का टाइमलाइन कब है, जब बिल को रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट ने किसके एड एंड एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे। 3 मंथ टाइमलाइन है विदाउट सच एडवाइस, और 1 मंथ टाइमलाइन है अगर बिल ने दोबारा असेंबली से पास होके दोबारा अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो कितना महीना टाइम है, 1 महीना टाइम है। आई रिपीट, गवर्नर के पास मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम है। अगर एड एंड एडवाइस दे दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एड एंड एडवाइस दिया है कि आप इस बिल को साइन कीजिए, तो उनके पास 1 महीने का टाइम है। दूसरा, अगर रिटर्न कर दिया गया हो तो मैक्सिमम कितने महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है। और प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के लिए भी कितना महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीने का टाइम दिया गया है। और जो गवर्नर है उनको एसेंट देना ही पड़ेगा अगर बिल को दोबारा पास कर दिया गया है बाय द लेजिस्लेचर। कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर दिया गया है। आपको ये डेडलाइंस में जाने की जरूरत नहीं है, 1 महीना 3 महीना में जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम कि नाउ देयर इज अ टाइम बाउंड मैनर जिसमें गवर्नर को या प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। पहले वाली बात अब नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये प्रोसेस है ये लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर इससे और मजबूत होता है। ठीक है, जो फेडरलिज्म जिसको बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया है वो और स्ट्रांग होता है, और जो अनसर्टेनिटी हो जाती थी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 201 वो अब थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हमने 2-3 बातें आपको बताई है। अब हम इसके मेंस वाले पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा आते हैं। मेंस वाला पर्सपेक्टिव जो है वो आप ध्यान से सुन लो। गवर्नर नॉमिनल हेड है, तो गवर्नर अगर नॉमिनल हेड है, इन दैट केस हम ये गवर्नर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल जो हाउस के अंदर पास हो गई है आप उसको यूनिलैटरली होल्ड करके बैठ जाओगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। मैं आपको कहीं और दूर लेके जाना चाहता हूँ। ये सारे डिस्कशंस आप लोगों के करंट अफेयर्स में कवर हुए हैं, मैं आपको कहीं और देखो समझाना चाहता हूँ। अब हुआ क्या है, अब ये पूरा का पूरा न्यूज़ का अगर आप फर्स्ट पेज देखोगे तो फर्स्ट पेज ये है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उन्होंने ये बोला कि जो आर्टिकल 142 है दैट वाज यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस, ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। किसके अगेंस्ट न्यूक्लियर मिसाइल है? न्यूक्लियर मिसाइल है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अगेंस्ट। जो डेमोक्रेसी से लोग चुन के आ रहे हैं उसके अगेंस्ट जो जुडिशियरी है वो आर्टिकल 142 को यूज करती है। इट इज लाइक व्हाट, न्यूक्लियर मिसाइल। अब आपको ये स्टेटमेंट देख के लगेगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उस सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उसके अगेंस्ट इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का जो ये कमेंट है ये हमारे डेमोक्रेसी को क्या अंडरमाइन करती है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। एम आई राइट? प्रॉब्लम ये है कि देयर आर इश्यूज विद जुडिशियरी ऑल्सो, देयर आर इश्यूज विथ दीज नॉमिनल हेड्स ऑल्सो, चाहे वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके काम में अब कोई रोड ब्लॉक्स नहीं आने चाहिए। बट कई बार गवर्नर के ऑफिसेज ने, कई बार प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कम देखने को मिलता है, गवर्नर के ऑफिसेज ने जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको अंडरमाइन किया है। ये हमने ऑर्डिनेंस के केस में भी देखा था। कई बार एग्जीक्यूटिव क्या करती है, ऑर्डिनेंस पास करना शुरू कर देती है और लेजिस्लेचर के प्रोसेस को अंडरमाइन कर लेती है। कई बार ऐसा होता है, राइट? तो खैर, तो बात यह है कि रियलिटी कहाँ है? रियलिटी ये है कि इट इज़ द हाई टाइम फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी टू एड्रेस द इशूज विथ जुडिशियरी। अभी धनखड़ सर ने भी ये बोला कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज के पास कैश मिला, करोड़ के जो कैश मिले उस पर क्या एक्शन हुआ,
तो ये सारी चीज़ें जुडिशरी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लेके आती हैं, जुडिशरी के ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट की इशू लेके आ रही हैं। तो जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रस्टवर्दी अगर नहीं होगा, आप सोच के देखो कि अगर कॉन्फिडेंस लोगों का जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में इरोड होता जाएगा तो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी विल अल्टीमेटली कोलैप्स। तो जुडिशरी के भी जो इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे वो करप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसफर से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों में क्लैरिटी लाने का बहुत हाई टाइम है। दूसरा, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, स्पेशली जो हमारी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। समराइज करने के लिए मैं बस आपसे इतनी बातें बोल रहा हूं कि चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इन तीनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज ना तो लेजिस्लेचर सुप्रीम है, ना तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, ना तो जुडिशरी सुप्रीम है, सुप्रीम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन तीनों को इस बात का ध्यान देना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। पॉलिटिक्स के लिए देयर इज ऑलरेडी इनफ स्पेस इन दिस कंट्री, बट पॉलिटिक्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो हमारा लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट की एग्जीक्यूटिव हो, स्टेट की लेजिस्लेचर हो, इनको इस बात का ध्यान देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल के वैल्यूज़ को ध्यान देना चाहिए, तब जाके स्टेबिलिटी आएगी। वैसे अगर आप इस बात की, इस जजमेंट की बात करोगे तो ये जजमेंट एक क्लैरिटी लाती है, जो बहुत अच्छी बात है। ये जजमेंट जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करती है। अब स्टेट की एनर्जी इस बात में नहीं लगेगी कि गवर्नर बिल को साइन नहीं कर रहा है, देयर इज अ प्रॉपर टाइमलाइन जिसके अंदर उनको साइन करके देना पड़ेगा। तीसरा, जुडिशियल एक्टिविज्म का यहाँ पे स्कोप ऑलरेडी दिखता है। अब ये मेरे लिए जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है, मे बी बहुत लोगों के लिए जुडिशियल ओवररीच हो सकता है। तो इस बैलेंस को भी मेंटेन करना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप मैंने आपको पूरा न्यूज़ बता दिया। पूरा न्यूज़ मैं एक बार फिर से बता दूं, तमिलनाडु के गवर्नर ने 10 बिल को रोक के रखा था बहुत लंबे टाइम तक, तो कोर्ट ने फाइनली ये बोला कि अब आपको एक टाइमलाइन फॉलो करना पड़ेगा, 1 महीने 3 महीने का अलग अलग केसेस में। ये टाइमलाइन प्रेसिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है और ये टाइमलाइन गवर्नर के लिए भी एप्लीकेबल है। कौन सा आर्टिकल यूज़ किया गया? 142 आर्टिकल यूज़ किया गया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बट मैं आपसे 2 चीज़ें प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। मैं आपको 2 चीज़ और सिखाऊंगा। एक, विटो पावर सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, लोगों को समझ में नहीं आता। प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो विटो पावर है वो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और दूसरा, मैं आपको समझाऊंगा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लॉ कैसे बनती है स्टेट गवर्नमेंट की। ये बस अभी हमने न्यूज़ देखा, न्यूज़ के अंदर मैंने आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को समझाने की कोशिश की, बट जो लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ स्टेट है वो मैं आपको अगले क्लास में मंडे को सिखा दूंगा। ठीक है, तब तक थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई करो। एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, चाहे आप हमारे साथ जुड़े हो, चाहे आप हमारे बच्चे हो, या फिर हमारे साथ आपने कभी नहीं पढ़ा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, आप प्लीज़ हमें, जो भी नंबर आपको दिखता होगा स्क्रीन वगैरह पे, आप हमें कॉल कर लेना। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। एम आई राइट? ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।